नमस्कार। ब्रेन बूस्टर सेंटर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी। इस सीरीज में हमने 200 प्रश्न कर लिए थे। आज हम 100 प्रश्न और कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है आज का कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। दोस्तों, जो राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची है वो दोस्तों चौथी अनुसूची है। किस अनुसूची में है ये वर्णन? ये दोस्तों प्रावधान है चौथी अनुसूची में है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्यसभा का दर्जा राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों ऑप्शन है 9वीं, 10वीं, 8वीं या 7वीं। हमें पता है दोस्तों, भाषाएं हैं वो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन है भाषाओं के साथ, दल बदल, राज्यसभा की सीटों का आवंटन या संघ राज्य और संप्रति सूची के साथ। दोस्तों हमें पता है, अभी पिछले सवाल में हम देखा है हमने कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं के साथ। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक ही सवाल को, एक ही फैक्ट को अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। इसके लिए हम आपको सभी प्रकार से ट्राई करवा रहे हैं, सभी प्रकार से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे देखा आपने पिछली बार पिछले प्रश्न में कि भारतीय संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें है, और यहाँ पूछ लिया कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भाषाओं के साथ। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? दोस्तों, जो राज्य और उसके जो राज्य और उसके क्षेत्र का वर्णन है वो पहली अनुसूची में है। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसूची एक में नया राज्य तेलंगाना के गठन के कारण उसमें परिवर्तन हुआ है, वो अनुसूची एक में परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन है 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं। दोस्तों, दल बदल का जो प्रावधान है, दल बदल से संबंधित प्रावधान है वो संविधान की 10वीं अनुसूची में है। दोस्तों याद रखोगे आप किस प्रकार से? दय से रखोगे 10वीं और दय से याद रखोगे दल बदल, याद रहेगा। दय से 10वीं और दय से दल बदल याद रहेगा दोस्तों। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य, दल बदल, संघ की भाषा या इनमें से कोई नहीं। अभी हमने बात की दय से 10वीं और दय से दल बदल, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, दल बदल कानून। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। संविधान की छठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? दोस्तों संविधान की छठी अनुसूची है वो असम, त्रिपुरा और मेघालय में तो लागू होती है, लेकिन मणिपुर में नहीं होती है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। संविधान की 11वीं अनुसूची में है, क्या है 11वीं अनुसूची में? ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज, नगर पालिका या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की दोस्तों, ये किसी भी भारत के सभी राज्य और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा देने वाली सूची है, वो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहली अनुसूची। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? दोस्तों एक ही सवाल है, वही सवाल है, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज से पूछा जाता है। यही दोस्तों पॉलिटी की खास बात होती है। भारतीय राज्य व्यवस्था जो टॉपिक है, ये जो बुक है, ये दोस्तों ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी लैंग्वेज है वो अलग अलग प्रकार से आपको टफ बना देती है, और ये लैंग्वेज में ही आप ये कॉम्प्लिकेशन पैदा होता है। ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा, पहली अनुसूची, जो पीछे 2 बार आ भी चुका है दोस्तों ये प्रश्न। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? यानी अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध है वो किस अनुसूची में है? ऑप्शन है तीसरी, पांचवी, सातवीं या नौवीं। दोस्तों ऐसे जो उपबंध है ये 5वीं अनुसूची में है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? नई जोड़ी हुई नहीं है, यानी हमें पता है मूल संविधान में दोस्तों कितनी अनुसूचियां थी? 8। ऑप्शन है 9वीं, 11वीं, 10वीं या 8वीं।
दोस्तों 8वीं अनुसूची है, ये मूल संविधान के अंदर थी। 9वीं, 11वीं और 12वीं, सॉरी 9वीं, 11वीं और 10वीं, ये तीनों अनुसूचियां हैं, ये बाद में जोड़ी गई है। ऑप्शन बी, डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। यही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, जो मूल संविधान था उसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारत में वर्तमान में अब तो 495 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं दोस्तों, शायद 495 होना चाहिए। ये डाटा दोस्तों वेरी करता है, ये डाटा वेरी करता है। आप वीडियो देख रहे हो सकता है उससे 2 दिन पहले भी कोई अनुच्छेद कोई संशोधन हुआ है। मैंने ये प्रश्न बनाए थे, उसके बाद कोई संशोधन हुआ है, तो इस प्रश्न को मैं, ये डायनेमिक प्रश्न है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक का मतलब है गत्यात्मक प्रश्न, जो गति करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। ये दोस्तों, ये जो प्रश्न है इसके लिए आप करंट अफेयर के अंदर देखिएगा, वहां इसका आंसर आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ये और ये प्रश्न हम नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों जो अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद अभी भी 395 है, संख्या के हिसाब से अभी भी अनुच्छेद कितने दोस्तों? 395 है, और अनुसूचियां 12 है। लेकिन इसके अंदर ही जो ऐड होकर के और 400 से अधिक हो चुके हैं अनुच्छेद, वैसे में पता है 400, लगभग 465-70 के आसपास हो गए हैं। तो भारतीय संविधान में धाराएं कितने अभी वर्तमान में? धारा का मतलब ये अनुच्छेद चाहिए दोस्तों, अनुच्छेद कितने वर्तमान में? वर्तमान में अनुच्छेद भी 395 है, संख्या के हिसाब से 395 है। इसके अंदर जैसे अलग अलग जोड़ दिया, जैसे मान लो 51 है, 51 अनुच्छेद है, तो 51 के साथ एक और ऐड करना है, तो हमने 51 कै कर दिया, उसके आगे कै या ए लगा दिया, 51 ए या 51 कै। इस प्रकार से अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन ओरिजिनल रूप से संख्या 395 ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? दोस्तों ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 1 में है, पहले पहले अनुच्छेद है, उसमें ये लिखा गया है कि इंडिया भारत राज्यों का एक क्या है? संघ है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 1। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 5, या 5 से 11, या 12 से 35, या 36 से 51, या 51 लिखा हुआ था, 51। ऑप्शन दोस्तों अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो 5 से 11 में दिए गए हैं। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों में भारतीय संविधान की नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है, यानी मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 12 से 30, 12 से 35, 15 से 35, या 14 से 32। दोस्तों बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? यानी किस अनुच्छेद के अंदर नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाने का जो है दोस्तों अधिकार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद 16 में दिया गया है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 में असमानता का अंत है, और 23 में वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद असपृश्यता का उल्लंघन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, बी में 16, सी में 17 और डी में 18। दोस्तों ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17 है वो असपृश्यता का अंत का प्रावधान करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 54, 55, सॉरी 52, 55 या 57। दोस्तों पुनर्निर्वाचन की योग्यता है ये अनुच्छेद 57 है। इससे संबंधित दोस्तों, और जो राष्ट्रपति है उसके जो जो भी अनुच्छेद हैं, वो एक ट्रिक के माध्यम से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के दोस्तों हमारे चैनल पर वीडियो मिलेगा आपको, उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ये राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद है और उपराष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, तभी आप आपके दिमाग में वो चिरस्थायी करने के लिए। तो दोस्तों उस वीडियो को आप जाकर के ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 20, 21, 22, 21 या 19। दोस्तों 19 में है ये दोस्तों भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और उसमें 6 प्रकार की विशेष स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, वो अनुच्छेद 19 में किया गया है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता किसमें दी गई है दोस्तों? तो ऑप्शन है अपना अनुच्छेद 25, 14, 21A या अनुच्छेद 19(1). ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। दोस्तों मौलिक अधिकार है, ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है और प्रत्येक एग्जाम में, जिस एग्जाम में भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक लगता है उसमें दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न आता है, डेफिनेटली आता है दोस्तों। आपको याद करना ही पड़ेगा। सारे अनुच्छेद है वो आपको 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद है वो आपके माइंड पर, अंगुलियों पर होने चाहिए दोस्तों। इनको आप अच्छे तरीके से याद करिएगा। 12 से लेकर 35 तक सभी अनुच्छेद हैं, उनसे दोस्तों 1% पक्का आता है। तो आपको मौलिक अधिकार अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो अगर पूछ लिया जाए कि बच्चों के शोषण से संबंधित किस मौलिक अधिकार के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं वो तो अनुच्छेद 24 में किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है? दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों की जो है संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 29 में की गई है दोस्तों। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 32। दोस्तों अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे अधिकारों की, जो मौलिक अधिकार हमारे, उनकी रक्षा करती है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? दोस्तों डीपीएसपी के बारे में पूछ रहा है। डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको जिस प्रकार मूल अधिकार याद है कि 12 से 35 तक है, उसी प्रकार आपको डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व है वो भी याद रखने हैं। 36 से लेकर 51 तक है। 36 से 51 तक ये मूल अधिकार है और ये डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 से 51 तक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 49, 51, 39 या 31। दोस्तों डीपीएसपी है उनसे भी प्रश्न आजकल बनते हैं और काफी अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो ये डीपीएसपी है, ये भी आपको लेकर 36 से लेकर के 51 तक टोटली क्रम वाइज आपको याद रखने हैं। सॉरी, और ये याद हो भी जाएंगे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 44 है उसमें क्या लिखा गया है, 47 में क्या लिखा गया है, 51 में क्या लिखा गया है, 51 कै में क्या लिखा गया है, ये सारे अनुच्छेद है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अलग से याद रखने हैं। तो ये कहा गया है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों 39 में वर्णित है, 39 में, अनुच्छेद 39 में है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? दोस्तों ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, या यूं कई बार ये प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो महात्मा गांधी के विचारों को जो है वो प्रैक्टिकली लागू कराता है? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा दोस्तों, ये ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? दोस्तों मौलिक कर्तव्यों के लिए अलग से मैंने बताया आपको 51 क है या 51 ए है, वो आपको याद रखना है। 51 ए या 51 क में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मूल अधिकार में मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो मूल अधिकार में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, उनकी संख्या 0 थी और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये मौलिक कर्तव्य है जुड़े गए अनुच्छेद 51 क में। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अभी हमने बात की थी 51 ए में या 51 क में। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने पदाधिकारियों के द्वारा करेगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? ऑप्शन है 51, 52, 53 या 54। दोस्तों ये प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 53 के अंदर है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन है दोस्तों 61, 75, 76 या 85। दोस्तों महाभियोग संबंधी प्रावधान है वो अनुच्छेद 61 में है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? दोस्तों उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है वो अनुच्छेद 63 के अंदर किया गया है। ऑप्शन अपना अनुच्छेद 52, 53, 63 या 76। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? दोस्तों ऑप्शन है 73, 74, 75 या 76। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं कौन? मंत्रीगण। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 75 में है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ऑप्शन है 26, 32, 75 या 356। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 75। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये प्रश्न दोस्तों पता नहीं कितनी परीक्षाओं में आया हुआ है। सीधा संबंध ये पूछ रखा है कि महान्यायवादी है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है महान्यायवादी का। तो दोस्तों महान्यायवादी है वो 76 में वर्णित है। ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? यानी संसद का जो दो अधिवेशन है उनमें 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये प्रावधान दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 85 नंबर जो अपना अनुच्छेद है उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है 81, 82, 83 या 85। डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 85। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? दोस्तों ऑप्शन है अनुच्छेद 85, 95, 356 या 365। ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन ए अनुच्छेद 85। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? दोस्तों जब इमरजेंसी होती है तो 108 बुलाते हैं ना, 108। तो आपको याद रखना है जब दोनों संसद की संयुक्त बैठक कब बुलाते हैं? जब दोनों जो बैठक होती है वो इसलिए बुलाते हैं या तो दोनों में गतिरोध हो और या फिर जब राष्ट्रपति का भाषण हो रहा है तब। अनुच्छेद 108 है, ऑप्शन अपना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब संयुक्त संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये आपको कंठस्थ करवा दूंगा मैं, 2-3 बार आएगा ना प्रश्न, याद हो जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन है वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होता है। ऑप्शन है 85, 105, 110, 108। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार आया हुआ है। अनुच्छेद 124, 103, 110 या 109। अनुच्छेद 110 में दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित नदी कोष से संबंधित है? संचित कोष से संबंधित है। ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148 6 या उपयुक्त सभी। दोस्तों ये सारे ही अनुच्छेद हैं, ये भारत के संचित कोष से संबंधित है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है अभी कौन कौन से अनुच्छेद ये है। 112 ये तो बजट से संबंधित है, ये तो मुझे पता है दोस्तों कि बजट से संबंधित है, ये तो संचित निधि से होगा। 146 और 148 का भी मेरे को ध्यान नहीं है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी है ये तीनों ही। लेकिन अभी मेरे को कंफर्म नहीं आ रहा है, ये दो अनुच्छेद है, इनके बारे में मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों अध्यादेश है वो अनुच्छेद 123 के तहत जारी किए जाते हैं। और ये दोस्तों ये जो अध्यादेश होते हैं ये एक नॉर्मल कानून की भांति व्यवहार करते हैं। ऑप्शन अनुच्छेद 78, 74, 126, 123। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है अनुच्छेद 111, 256, 124, 151। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 124 के तहत है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो ये बताइए दोस्तों 143। ऑप्शन है ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत प्रावधान ले सकता है, सॉरी परामर्श ले सकता है। लेकिन राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को माने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी राष्ट्रपति पर बाध्यता नहीं है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया जो परामर्श है उसे माने। वो मान भी सकता है, वो नहीं भी मान सकता है, वो उसके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को जो दोस्तों 143 के तहत है वो अपनी राय या मशवरा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है?
ऑप्शन है 231, 233, 131, 143। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीजीए होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके बारे में आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। ये अनुच्छेद 233 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेते हैं, हाई कोर्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो जो ये है डिस्ट्रिक्ट जज, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीसी बोलेंगे इसको, डीसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अलग से याद रखना है आपको कि अनुच्छेद 233 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार कौन सा अनुच्छेद है? दोस्तों ये अनुच्छेद 32 के तहत इसका प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति रखता है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी या लागू होगी? ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों 142, 141, 143 या 144। दोस्तों ये जो पूरा भारत है, पूरे भारत के अंदर जितने भी कोर्ट हैं, उन सभी कोर्टों पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय हैं वो लागू होंगे। ऐसा प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 141 में किया गया है, 141 में किया गया है। ऑप्शन डी बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 141 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई विधि बनाता है या कोई आदेश देता है, वो भारत के अंदर जितने भी कोर्ट हैं उन सभी के ऊपर लागू होता है। ये व्यवस्था अनुच्छेद 141 में की गई है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई निर्णय दे देता है और कुछ वर्षों बाद या कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट को आभास होता है कि हमने ये निर्णय दिया है, इसके न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता है, इससे क्यों न इस निर्णय पर विचार किया जाए या इस निर्णय को बदला जाए, तो सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसा कर सकता है। ये प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 137 में दिया किया गया है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 137वां अनुच्छेद। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है दोस्तों। हमने देखा था अभी 143 के तहत वो परामर्श ले सकता है, लेकिन परामर्श है वो बाध्यकारी नहीं है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किसी न किसी परीक्षा में आने वाली जो भी भर्तियों का दौर चल रहा है, बहुत सारी परीक्षाएं होंगी, किसी न किसी परीक्षा में एज इट इज आएगा सवाल दोस्तों कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, ऐसा किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया है? तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, 2 4 इंटू 8, 248 में ऐसा प्रावधान किया गया है 248 के अंदर कि अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास रहेगी? केंद्र के पास रहेगी। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला सवाल है दोस्तों, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए भी किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? दोस्तों जब भारत की संसद है वो किसी राज्य विशेष के लिए भी कानून बना सकती है, अगर वो राज्य क्या करे, ये अभ्यर्थना भेजे या प्रार्थना करे कि हमारे लिए कानून बनाया जाए, तो ये किस अनुच्छेद के तहत ये व्यवस्था की गई है? दोस्तों ये आपको याद रखना है, 252 के तहत ये व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है या अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों हमें पता है कि तीन सूचियां हैं, राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है और एक केंद्र सूची है। दोस्तों हमें पता है कि इन तीनों सूचियों में राज्य सूची पर मोस्टली कौन बनाता है कानून? राज्य सरकार। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, और केंद्र सूची में सिर्फ केंद्र सरकार या संसद है वो कानून बना सकती है। लेकिन इसमें कहा गया है कि कौन सा अनुच्छेद है संसद को राज्य सूची के विषय में जो विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ये दोस्तों दोस्तों अनुच्छेद 249 करता है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों ऐसा अनुच्छेद 253 करता है। ऑप्शन है अपना 250, 49, 252 या 253। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 253 है वो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं? यानी केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध, ये टर्म इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रशासनिक संबंध है वो किस
अनुच्छेद में वर्णन किए गए हैं दोस्तों, ये 256 से लेकर के 263 तक है। ये दोस्तों इस प्रकार आप शॉर्ट याद रखोगे कि जैसे हम याद रखते हैं ना 32 से लेकर के 51, सॉरी, हम याद रखते हैं ना कि 12 से लेकर के और 35 तक मौलिक कर्तव्य, सॉरी, मूल अधिकार है, और 36 से लेकर के और 51 तक जो है डीपीएसपी है। उसी प्रकार आपको याद रखना है 256 से 263 तक केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध है वो, सॉरी, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक है। ये आपको अलग से ऐसे याद रखना है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अनुच्छेद कुछ एक अनुच्छेद ऐसे हैं, कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो बार बार हमारे जो सामने नहीं आते हैं, जैसे ये प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा हमारे सामने नहीं आते हैं, तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 256 से 263। आगे बढ़ते, सॉरी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सवाल, अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ये दोस्तों ऑप्शन है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 256 या अनुच्छेद 370। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 256 के तहत राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार, सॉरी, केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दे सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर किया गया है। ऑप्शन है दोस्तों 280, 293, 263 या 249। दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद है ये 263, इसका 263 नंबर अनुच्छेद है, उसके उसके तहत इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो दोस्तों वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 में किया गया है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है ये बताया गया है। दोस्तों हमें पता है ये अनुच्छेद 32 के तहत था पहले, है ना, ये मूल अधिकार था, लेकिन अब इसको 200, सॉरी, 300 कै में लेकर के गए हैं। ये अब क्या बन गया है दोस्तों, ये अब संवैधानिक अधिकार बन गया है। ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 कै, याद रहेगा आपको, ये विशेष तौर से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। दोस्तों ऑप्शन है अनुच्छेद 309, 310, 308 या 311। ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ दोस्तों, आपको इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालना है कि सुनवाई का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 312, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद अनुच्छेद है कि 312 के तहत हम कोई जो भारत का जो भारतीय संसद है, वो भारतीय संसद है वो नई भारतीय संसद में भी आपको अलग से याद रखना है कि राज्यसभा, राज्यसभा को ये शक्ति दी गई है कि राज्यसभा है वो कोई नई एक अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को आप ध्यान से दोस्तों, ध्यान से सुनना, राज्यसभा है वो अनुच्छेद 312 के तहत कोई एक नई अखिल भारतीय सेवा शुरू कर सकता है। जैसे हम हमारे यहाँ ना अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे मान लीजिए आईपीएस है, आईएएस है, ये अखिल भारतीय सेवाएं, उसकी उसी प्रकार की अगर कोई नई सेवा बनानी है तो वो राज्यसभा बना सकती है। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 312 में किया गया है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन है 310, 311, 312 या 315। दोस्तों ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 311 के तहत भारतीय जो लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है। दोस्तों संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोगों का प्रावधान अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, अनुच्छेद 312 संबंधित है, किससे संबंधित है, वो अभी हमने बात की थी दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है। अनुच्छेद 312, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। दोस्तों ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 320 है, उसके तहत यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है, उसके कार्यों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। दोस्तों निर्वाचन आयोग 324, 324, 325 नहीं, 324 के तहत है दोस्तों, वो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 324 आपको याद रखना है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों एंग्लो इंडियन के लिए 331, 331, 332 नहीं, एक
331। एंग्लो, एंग्लो में 331। अनुच्छेद 331। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों 337, 338 और 338 ए, 334 या 339। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 338 और 338 ए के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन है 345(1), 343(1) या 346(1) या 348(1। दोस्तों ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि है वो देवनागरी होगी? अभी हमने बात की थी 343 नंबर अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो अभी हमने बात की थी 343। कंफर्म हो गया होगा, कंठस्थ याद हो गया होगा दोस्तों। ऑप्शन है 36, 330, 351 या 343। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? ऑप्शन है दोस्तों 360, 356, 352 या 368। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 352 के तहत जो बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये शब्द आपको याद रखना है। बाहरी आक्रमण और अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले दोस्तों इस सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द था, उसे हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 365, 352, सॉरी 356 या 359, 360। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपातकाल के बारे में तीनों आपको अलग अलग से याद रखना है। 352, 356 और 360। दोस्तों 360 है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, और 356 है वो संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और 352 जो है वो सशस्त्र विद्रोह अथवा बाहरी आक्रमण होने पर आपातकाल से संबंधित है। ये अलग अलग आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो हमने बताया था 352 में कौन सा है बाहरी आक्रमण, 356 में कौन सा है राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, और 360 में क्या है वित्तीय आपातकाल। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 360। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और वह कब हुआ है दोस्तों? अनुच्छेद 352 में हुआ है। अनुच्छेद 352 में हुआ है। इसमें लिखा गया है कि जब सशस्त्र विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह या अगर बाहरी आक्रमण होता है तो राष्ट्रपति है वो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही दोस्तों आपातकाल लागू करता है, और वो सलाह भी कैसी होनी चाहिए? लिखित सलाह होनी चाहिए। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? दोस्तों संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 में दिया गया है। काफी पुराना प्रश्न है और काफी फेमस भी है, आपको याद ही होगा। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है, किससे संबंध रखता है? संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन दोस्तों अनुच्छेद 371 का है, 370, 371 ख या 371 च। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 371 ख में नागालैंड राज्य के लिए विशेष उपबंधों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो संवैधानिक तंत्र जो असफल होने पर दोस्तों और राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 370, 369, 371 या 300 सीधा 37 लिखा हुआ है। दोस्तों अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ये दोस्तों प्रश्न थोड़ा गलत है, इसमें राज्य विशेष का नाम नहीं दिया गया है। हालांकि हमें पता है 370 है वो जम्मू कश्मीर से है,
और ये अलग अलग राज्यों से संबंधित है, तो ये प्रश्न अपना गलत हो जाएगा। इस प्रश्न को हम डिलीट मारते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में किस जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जी है मिजे में है, मिजो में है, जी है वो जो में है दोस्तों, किसमें है? जी है वो जो में है। 371 जी है वो जो में है, जो में है मिजो में है, मिजोरम में है, मिजोरम में। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिजोरम में। 371 जी है वो जो में है, मिजो में है, मिजोरम में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में मौलिक अधिकार है उपाधियों का अंत। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 18। क्योंकि ये उपाधि है दोस्तों, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, ये उपाधि नहीं होकर के सम्मान है। सॉरी सॉरी मैंने गलत बोल दिया। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये जो है ये उपाधियां नहीं होकर के ये एक सम्मान है दोस्तों। तो और अनुच्छेद 18 कहता है कि शिक्षा और सैनिक, शिक्षा और सैनिक जो सेवा होती है उसके अलावा और कोई किसी प्रकार की जो है उपाधियां हैं वो भारतीय नागरिक ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन जब किसी ने ये अगर कोई ये आक्षेप लगाता है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये उपाधियां हैं जो सरकार खुद देती है, तो सरकार ने कहा कि ये जो है भारत रत्न है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये उपाधियां नहीं होकर के एक सम्मान है। आगे बढ़ते हैं, बहरहाल अपने प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 18। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपने सांस्कृतिक संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? दोस्तों कहने का मतलब है अल्पसंख्यकों का अधिकार है वो 29 और 30 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है दोस्तों 5 अनुच्छेदों के द्वारा जो समानता का अधिकार दिया गया है, ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। 14 से 18 तक है, ये समानता का अधिकार है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? दोस्तों लास्ट जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51, जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? हमें पता है 36 से 51 तक है, तो 51वां अनुच्छेद है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 258, 257, 255 या 356। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 258। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वे बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355 में यह प्रावधान किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 355। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? दोस्तों ये 148 आपको अलग से वर्बली याद रखना है दोस्तों। किस प्रकार के कई प्रकार के प्रश्न है दोस्तों, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति होती है या किसी विशेष पर्सन की, या यूं कहूँ कोई विशेष संस्था की नियुक्ति होती है। वो अनुचित आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए दोस्तों। 148 अपना आंसर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 148। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 48 में दिया गया है, 48 में। ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 51 एक, अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 21। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 48। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित रखता है? ऑप्शन दोस्तों विदेश नीति से संबंध यहाँ है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, जो कि अनुच्छेद 51 में दिया गया है, अनुच्छेद 51। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है? ये प्रश्न हमने किया था दोस्तों, अनुच्छेद 253। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? सॉरी, अनुच्छेद 360, 350, 460 या 260? दोस्तों अनुच्छेद 360 है, ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जिसका प्रयोग हमने अभी तक नहीं किया है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया अनुच्छेद 17 है दोस्तों, वो असपृश्यता का अंत है। ऑप्शन है पदवियों का उन्मूलन, ये तो 18 में है दोस्तों। और सरकारी नौकरी में मामलों में अवसर की समानता, ये 16 में है दोस्तों। कानून के समक्ष क्षमता, ये 14 में है दोस्तों। और असपृश्यता का अंत है, ये है अनुच्छेद 17 में। तो इस प्रकार से ऑप्शन अपना डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी असपृश्यता उन्मूलन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है नीति नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 280, 282, 286 या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों नीति आयोग है, ये इसका प्रावधान है, ये अनुच्छेद में नहीं वर्णित किया गया है दोस्तों, ये अनुच्छेद में नहीं है, किसी भी योजना आयोग के अनुसार बनाया गया है। और ये एक एक विधि के द्वारा सॉरी अनुच्छेद के संविधान के अंतर्गत इसका वर्णन नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में। दोस्तों अनुच्छेद 169 में ऐसा प्रावधान किया गया है। ये वो डायरेक्ट याद रखने वाला प्रश्न है, इसके लिए आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, करंट मुद्दा भी है आरक्षण का। अनुच्छेद 335 का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 335 में ये प्रावधान किया गया है एससी और एसटी के लिए दोस्तों आरक्षण का प्रावधान। आपको वर्बली याद रखना है, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो था, लगभग इसमें 100% हमने कवर किए हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो था, इसके बाद आपको कम से कम 4 वीडियो और देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ग्रोथ कीजिए। होगा दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो हम भी मोटिवेट होंगे और बढ़िया आपके लिए प्रश्न लेकर के आएंगे। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।